तो स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस पार्ट, उसका आंसर पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ इनोलेट। हम लोगों को रिएक्टिविटी और इनोलेट के बारे में, काइनेटिक इनोलेट और डायनेमिक इनोलेट जो कि कंडीशन थी, काइनेटिक इनोलेट, डायनेमिक इनोलेट, उसके साथ ही हमने पढ़ा था रिएक्टिव इनोलेट एंड स्टेबल इनोलेट। स्टेबल इनोलेट था सिलाइल इनोलेट। ओके, जिस केस में इनोलेट अगर स्टेबल हो गया तो फिर उसका काउंटर पार्ट जो कार्बोनिल है उसमें रिएक्टिविटी, उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने किया था, जो स्टडी करी थी उसमें देखा था कि टाइटेनियम मेटल यूज किया गया है रिएक्शंस में। उस रिएक्शन का नाम हमने मुकुयामा रिएक्शन रखा। इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते थे, इन तीनों क्वेश्चन में इनोलेट कौन सा है फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही ऐसी, इन तीनों को हम एलिमिनेट कर सकते थे और इसमें सिर्फ एक आंसर बचता है मिकुयामा एल्डोल रिएक्शन। सो आंसर इससे भी निकल सकता था। और ऐसी रिएक्शन, ऐसे एल्डोल रिएक्शन है जिसमें मेटल यूज कर रहे हैं, लुईस एसिड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दूसरा काउंटर पार्ट एनायनिक पार्ट स्टेबल होगा या रिएक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब उसमें लीस्ट रिएक्टिव इनोलेट होगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन नहीं, किसी भी रिंग, कोई भी रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिंग से आउटसाइड को जाना टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। ये उसका एक मैकेनिज्म। हम इन तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एरो जरूर लगाएं। फिर उससे क्या होता है, हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, डोनेटिंग लगेगा तो क्या, ऑब्वियस सी बात है इसमें विड्रॉइंग लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। सेम जैसे ही मैं नाइट्रोजन लगा दूंगा नाइट्रोएटम, तो वो अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेबिलिटी कम रहेगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर को कम जाएगा। इसका मतलब क्या है, बेंजीन और एनिसोल जो कि एरोमेटिक हैं, नॉन हेट्रो एरोमेटिक हैं, वो तो एलिमिनेट हो गए, उनमें नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, इन दोनों में नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन अपनी ओर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में रेट कम होगा, रिएक्टिविटी का डिफरेंस होगा कंपेयर टू बेंजीन एनिसोल। एंड इट इज 5 मेंबर रिंग, इट इज 6 मेंबर रिंग। तो हमें पता है कि स्ट्रेन ज्यादा 5 मेंबर में होता है, यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा पायरोल में होगी। लेकिन हम पूछ रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर इज pyridine 6 मेंबर। 6 मेंबर इज समवॉट स्टेबल देन, स्टेबल मतलब रिएक्टिविटी कम। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्कस करते, जब 3D स्ट्रक्चर नहीं होता हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम मानते हैं टुवर्ड्स व्यू, HIV नाम दिया था, टुवर्ड्स माय व्यू, टुवर्ड्स व्यूअर, दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से एनालिसिस करके हम लोग एसिडिक ग्रुप, हम एसिडिक ग्रुप को एसिडिक ग्रुप बेंजीन रिंग हम सिर्फ जानते हैं कि ओके द आंसर इज डीएक्टिवेटर, लिख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन पूछा ये है कि मेटा को क्या कर रहा है, तो मेटा को एक्टिवेट करता है, तो आंसर इज एक्टिवेशन। जबकि डीएक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा को और कंप्लीट रिंग को, बट एक मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर देता है। दोनों ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो अपने आप ही एक दूसरे पर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, तो मेटा को एक्टिवेशन कर देता है। तो आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना होगा। Remark-Tiemann reaction, electrophilic aromatic substitution, as you know, this is which is not favorable. Endo collision is favorable, yes. Electron withdrawing favorable, yes. S cis is favorable, then answer will be S trans. Okay. Thiols क्यों रिएक्टिव है, क्यों मीन्स स्टेबल है कंपेयर टू अदर, बिकॉज साइज अगर हम कंपेयर करें, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सल्फर की सबसे कम है, साइज भी। इसका मतलब क्या है, सल्फर वाला जो भी हेटेरोएटम होगा उसमें रिंग, इस सल्फर का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होगा, यानी सर्कुलेशन अच्छा होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस ओके, साइज बड़ा है ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि आंसर चारों ऑप्शन है।
E2 एलिमिनेशन, E2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, यानी कि वो स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। E1 में HOH कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन E2 में ये एंटी चाहिए। दिस इज द आंसर। विच रिएजेंट इपोक्साइड फॉर्मेशन, ये कार्बोनिल से इपोक्साइड पूछा हुआ है। दिस इज द कंफ्यूजिंग ऑप्शन, क्योंकि ये एल्कीन से इपोक्साइड बनाता है। तो अपना आंसर ये लिखा हुआ है जो भी हमारे यहाँ किया है, तो ये नहीं, क्योंकि तो एल्कीन से है। फास्फोराइड तो कार्बोनिल से एल्कीन बनाता है, कार्बन एलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, सिर्फ इपोक्साइड बनाता है। तो इसको अगर ना भी पढ़ा हो तो हम चारों को एलिमिनेट कर सकते हैं। SN2 इनवर्स, ये पिछले साल जीपेट का क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा लोगों ने एपिमर लिखे, जबकि पहले कार्बन पर होता है। जब भी शुगर का पहला कार्बन होता है, शुगर का जो भी पहला कार्बन है उसको हम एनोमेरिक सेंटर बोलते हैं, और इसमें अल्फा बीटा पोजीशन अलग अलग हो तो उनको एनोमर बोलते हैं। सल्फोनेशन कैसा होता है, 2 मूल से होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं होता है। जब नाइट्रेशन में होता है तो वो 1 मोल ऑफ HNO3 एंड 1 मोल ऑफ H2SO4, बट यहाँ सल्फोनेशन पूछा है तो आंसर इज 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ अमीन ग्रुप एंड एनिलीन सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये डाइजेनम सॉल्ट इंटरमीडिएट से होता है। दिस इज, ये तीनों न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, बट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होता। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। एडिशन एलिमिनेशन से होता है, लेकिन उसमें नाइट्रो और फ्लोरो चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम, तो ये एनिलीन का इस डाइजेनम सॉल्ट से होता है। रिएक्टिव मैनिक रिएक्शन के लिए, यानी कि मैनिक इमीन फॉर्मेशन है और उसमें स्किफ बेस बन रहा है, स्किफ बेस बन रहा है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों केस में ज्यादा रिएक्टिव ये है, इसलिए इसको मैनिक में यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना ले, ये पिछले साल जीपेट का क्वेश्चन भी है। इसी तरह से एंडोल के किस में नाइट्रेशन होता है बता रहा। इंडोल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे 6 मेंबर एंड 5 मेंबर होता है इसमें। तो इसमें ये 5 मेंबर रिंग है कंपेयर टू 6, तो 5 ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस तरफ ज्यादा होता है रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोफाइल, और वो 1 to 3rd पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के इन्वॉल्वमेंट से ही इलेक्ट्रोफिलिक, इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से, और इस पोजीशन पर नाइट्रेशन हो जाता है। नाइट्रेशन है सल्फोनेशन, कुछ भी दूसरा क्वेश्चन सल्फोनेशन का है तो पोजीशन विल बी सेम। एंटी एरोमेटिक, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जीपेट में प्रीवियस ईयर आया था, 4N जिसका आंसर है। कैनजारो डायनाइन स्पीसीज, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी नॉर्मल है क्योंकि हम SN1 और E1 में देखते हैं, तो ये SN1 sp2 प्लेनार हो जाता है, इसीलिए तो उसमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी का इशू रहता है। रेसिमिक मिक्सचर बनता है क्योंकि प्लेनार है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी नीचे से भी ऐड कर सकता है। ओके, थायोल न्यूक्लियोफाइल गिव्स, थायोल मींस साइज S बड़ा, यानी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो माइकल एडिसन रिएक्शन देते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अगर जब भी इस तरह की कोई रिएक्शन होगी इस तरह से, तो थायोल इधर रिएक्शन देंगे, ना कि इधर, क्योंकि इसके पास 2 अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पर हार्ड सेंटर है, तो हार्ड, जैसे नाइट्रोजन होता है तो इस तरफ दे देता है। सल्फर का साइज बड़ा है, डेंसिटी कम है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए सॉफ्ट सेंटर की तरफ। रोबिन्सन एनिलेशन स्टेरॉइड बनाने के लिए है, कार्बन कार्बन रिंग, आंसर स्टीरियोइसोमर आंसर। SN1 इज सिंगल स्टेप कंसंट्रेटेड स्टेप, नॉट, इट इज नॉट ऑल, सारे हमारे आंसर हैं। पेलोड सॉल्वेंट चाहिए, टर्शियरी हैलाइड में SN1 होता है। ओके, एमाइड से अमीन बनाने का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। SN1 SN2 मैकेनिज्म, SN1 ये भी जीपेट का क्वेश्चन है। SN1 टर्शियरी में होता है, SN2 प्राइमरी में होता है, इसमें कोई फैक्टर नहीं काम करते हैं। सबस्ट्रेट अगर ये है तो वो होना ही है, लेकिन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट सेकेंडरी में, जहां पर प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती
अगर फेवरेबल कंडीशन टर्सरी के लिए है, मीन्स SN2 के लिए है, तो वो SN2 की तरफ हो जाएंगे। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या बेसिक ज्यादा है तो वो SN1 की तरफ, SN2 की तरफ हो जाएगा, क्योंकि SN1 में कैटायन बनता है। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 की तरफ चले जाएगा। इस तरह से कंडीशन चेंज होगी, वो भी सिर्फ सेकेंडरी, इसलिए आंसर इज सेकेंडरी। विच कंपाउंड इज मोर बेसिक? सारे ये तीनों एरोमेटिक है कंपेयर टू दिस। तो एरोमेटिक में नाइट्रोजन के लोन पेयर तो इन्वॉल्व रहेंगे कंपेयर टू दिस। ये तो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर बस याद होना चाहिए। ये नाइट्रोजन है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी को ही बेस कहते हैं, तो इसलिए पाइरोडिन बेस। पॉसिबल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन होता है, जैसे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये पाई है, पाई टू सिग्मा स्टार, बस सही ऑप्शन ये पाई टू सिग्मा स्टार इज आंसर। लीस्ट एरोमेटिक, सेम एरोमेटिक ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर याद है नहीं है। तो लुईस एसिड कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ बोरेन करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल पर बाइंड करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच पर, जैसे एसिड को और एमाइड को रिड्यूस करना हो तो बोरेन काम करता है। ठीक है। विद मोस्ट एरोमेटिक मतलब जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस तीनों में एरोमेटिक, चारों में एरोमेटिसिटी है, तीनों 5 मेंबर रिंग है, तीनों रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव इज अपोजिशन टू द एरोमेटिक, सो 6 मेंबर pyridine इज द एग्जांपल। दिस इज लीस्ट एसिडिक ऑर्थोक्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ये नॉर्मल है, और इसमें पॉजिटिव M इफेक्ट है, तो इसलिए अपोजिशन हो गया पॉजिटिव M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द कीटोन बेयरस्टेइन थ्योरी, फाइन। 4 member stability strain, then 5, then 6. pyridine किस कैटेगरी में आता है? जो भी हेटेरो एरोमेटिक सी डबल बॉन्ड इमीन बनाता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो pyridine का स्ट्रक्चर देखा होगा, सी डबल बॉन्ड N होगा उसमें। अगर C सिंगल बॉन्ड N है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा, जैसे पायरोन इलेक्ट्रॉन रिच, pyridine में सी डबल बॉन्ड N इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्रिडल क्राफ्ट के लिए रेजेंट क्लोराइड चाहिए, तभी तो उसमें कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्विनोलिन न्यूक्लियस, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर 6 मेंबर, वो तो 6 मेंबर नाइट्रोजन डबल में एक्टिव नहीं होता, तो इसलिए बेंजीन की तरफ, बेंजीन में आएगा नॉमिनेचर 5 और 8। मोस्ट एरोमेटिक थायोफिन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों में, इन तीनों में। सल्फर है थायोफिन में, सल्फर जो कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये इंटरफेयर नहीं करता इसके इसका रिंग का जो सर्कुलेशन है, तो रिंग सर्कुलेशन इज एरोमेटिसिटी, सो द आंसर इज दिस वन। इंटरमीडिएट रिफॉर्मेस की ये जिंक इनलेट बनता है, वो भी एस्टर इनलेट। दिस इज द डी, ये रिमर्टिमन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। हॉफमैन ब्रोमाइड आइसोसाइनाइड बनता है। हेमी एसिटल, OH एक कार्बन में OH OR हो, अगर OH OH होता तो एसिटल होता। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रिएक्शन देता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाता है, किसके लिए? कार्बोनिल के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन, द नाइट्रो -M इफेक्ट, हाइस्ट -M नाइट्रो, बाकी सब ये +M है। रिंग से एस्टर बनाने की एक रिएक्शन है, कीटोन को एस्टर बनाने की, रिंग में एस्टर बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है, जिसका रिएजेंट MCPBA यूज किया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द हाइड्राइड ट्रांसफर, बोरोन इज हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्रोजन गैस इज रिएक्शन। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, MCPBA इज सुटेबल, और ये नेम रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट, वेयर विलिगर रीअरेंजमेंट। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? एनोमेरिक इफेक्ट किसी भी हेलोजेंस का
अल्फा कंडीशन में जब रहना, जबकि सब लोग सारे जो सब स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटा में रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है n टू सिग्मा स्टार, जबकि n टू सिग्मा स्टार फेवरेबल ट्रांजिशन नहीं है, बट इस केस में होता है, तो इसलिए ये अनयूजुअल है और इसलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, वुल्फ का कीटीन दैट इज वेरी कॉमन, और ऑप्टिकल आइसोमर्स सब कुछ सेम बट ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंस में पोलराइज्ड लाइट के बिहेवियर के लिए डिफरेंस। दिस वाज द ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, स्पेशल जो कि मेजर टेस्ट के नाम से था, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन और उनका कॉम्बिनेशन था, तो होप सो कि समझ आया होगा। थैंक यू।